5 शुरू किया था। चैप्टर 5 में क्या था हमारा, मैग्नेटिज्म मैटर। बहुत सिंपल चैप्टर है। अच्छा, इस क्लास की जो आज की क्लास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए बिकॉज इसके अंदर ना जो चैप्टर की मेन चीजें हैं वो हम करने वाले हैं। इसके बाद हम बेसिक सारी थ्योरेटिकल चीजें करेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं। उसके ऊपर भी पेपर में आएगा, 2-2 नंबर का आ सकता है पार्ट, ठीक है। बट जो मेन डेरिवेशन है ना, कोर्स में नहीं है, और जो चीज नहीं है कोर्स में, मैं भी उसी हिसाब से करवाऊंगा जितना वो पूछ सकते हैं। क्वालिटेटिव स्टडी है इस टॉपिक की, तो वो हमें करना है। पिछली क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड की थी। मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये देखा था कि जो बार मैग्नेट है और एक जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, दो चीज देखी थी, एक बार मैग्नेट और एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड। उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, एक जैसी है कि वो आउटसाइड द मैग्नेट, अगर कोई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सोलेनॉइड से जा रही है तो सोलेनॉइड के बाहर से कैसे जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ। बट अगर सोलेनॉइड के अंदर जाएंगी, साउथ टू नॉर्थ। और यही चीज हमने बार मैग्नेट में भी देखी थी कि अगर आपके पास बार मैग्नेट है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है, तो उसकी डायरेक्शन आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ है और साउथ टू नॉर्थ है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो हमें ये पता चल गया कि जो दोनों चीजें हैं एक जैसी हैं। आज उन चीज को जो हम पता करेंगे, आज उसको हम न्यूमेरिकली भी कोशिश करेंगे कि हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंस ऑफ बार मैग्नेट, या जो बार मैग्नेट का जो इक्विवेलेंट है, क्या वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है या नहीं। ठीक है। अच्छा, जो चैप्टर 4 है ना बेटा, इसके लिए हम एक रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसकी कंप्लीट डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। बस ये चीज है क्या, उसके बारे में स्टडी हमारे कोर्स में है। तो इसके लिए एक रिलेशन जो चैप्टर 4 में था, और फिलहाल ये कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में केवल ये था कि अगर मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप के सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमने अपनी बियोसावा लॉ से हमने उसके सेंटर पे पता करी थी, जो की थी μ0I/2R। बट अगर एक आपके पास सर्कुलर लूप है और उस सर्कुलर लूप के सेंटर की बात नहीं कर रहा ये एक सर्कुलर लूप है जो कि ऐसे रखा हुआ है फिलहाल, क्योंकि इसका मैंने साइड व्यू दिखाया तो थोड़ी सी इसकी विड्थ दिखा दी। एक्चुअली में यही एक सर्कुलर लूप है, बट ये ऐसे रखा हुआ है। अगर इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो वो ये है जो कि हमने एप्लीकेशन ऑफ बियोसावा लॉ से करी थी। बट ये भी एप्लीकेशन ऑफ बियोसावा लॉ में थी, बट ये वाली डेरिवेशन फिलहाल हमारे कोर्स में नहीं है, जो भी करंट कोर्स है, तो इसलिए इसकी डेरिवेशन हमने नहीं करी। बट जो आज हम करने वाले हैं उसके लिए हम इसका रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरे पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या एक कॉइल है, ये एक सिंगल कॉइल है, ये एक, इसके अंदर एक टर्न है और इसको हमने कहा था सिंगल कॉइल। इस सिंगल कॉइल के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये रही। बट अगर सेंटर पे ना होके अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं तो ये उसका डायग्राम है। अगर उसके डायग्राम की बात करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। अच्छा, ये जो ए दिया है, ये जो ए दिया है, ये इसका अपना रेडियस है। इस कॉइल का जो इन्हें टर्न बनाया है, ये इसका रेडियस ए है। ठीक है। यहां से जिस पॉइंट तक आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उसको एक्स लिया हुआ है, और इसकी वजह से बियोसावा की एप्लीकेशन से ही जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आई है वो आई है 2μ0NIA डिवाइडेड बाय 4π इंटू a² प्लस x² 3/2। ठीक है। x यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, a इसका रेडियस है, 2μ0 ये आपका एक कांस्टेंट है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। याद हो तो जब सोलेनॉइड वाला टॉपिक पढ़ाया था हमने कैपिटल N और स्मॉल n की बात करी थी। कैपिटल N होता है कि आपके कंप्लीट कितने नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। यहां पे कैपिटल N और N की एक ही वैल्यू है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ टर्न कितना है, एक ही है, इसके अंदर तो एक ही नंबर ऑफ टर्न है। बट अभी हम क्योंकि अभी सोलेनॉइड की बात करेंगे तो सोलेनॉइड में ये N और N चेंज हो जाएंगे। मैं रिपीट करवा देता हूं, कैपिटल N इट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक लेंथ पे कितने टर्न्स हैं वो स्मॉल n से बताएंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल N, दैट इज अगर मेरे पास किसी चीज की L लेंथ दे रखी है और उसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं तो वो n इंटू L हो जाएंगे। ठीक है। अब आज के टॉपिक में हमें क्या करना है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पता। जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड हमने एक सिंगल लूप के लिए इस पॉइंट पे पता करी है, हमें क्या करना है, बार मैग्नेट का इक्विवेलेंस ढूंढना है कि वो सोलेनॉइड है या नहीं।
तो सोलेनॉइड को बनाएंगे और सोलेनॉइड के एक्सिस पे नहीं निकालेंगे। बियोसावा लॉ से हमने सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड पता करी थी, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे उसके एक्सिस पे। तो उसके लिए भी हम यही कंडीशन लेंगे कि थोड़े दूर पॉइंट पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो। ठीक है, इसको हाथों हाथ बनाते जाना। तो इसका डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये मेरे पास बेटा कोई सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड के अंदर कौन फ्लो कर रहा है? एक करंट फ्लो कर रहा है। अब सुन लो बेटा, पहले सुन लो, अगर इसके अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो इसके पास करंट फ्लो करने की वजह से बेटा एक पोल नॉर्थ पोल, एक पोल साउथ पोल बनेगा। अभी मैं करंट की डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं क्योंकि इससे अभी हमें मतलब नहीं, बट ये हमें पता है कि जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, मान लो कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, तो अगर ये नॉर्थ पोल बना होगा तो इसमें ऐसे और यहां पे ऐसे, और ये चीज ऐसे नीचे की तरफ भी बनेगी। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से निकलेगी, ऐसे निकलेगी और यहां से एंटर होगी। ठीक है, हमारा काम इस समय ये देखना है कि ये जो सोलेनॉइड है क्या ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है या नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में करता है, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमें चेकअप करना है। तो नाउ लेट्स सपोज कि अगर ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की जो ये इसका सेंटर पॉइंट है, दिस इज द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से यहां इसकी लेंथ L है और सेंटर पॉइंट से यहां इसकी लेंथ L है। ठीक है, इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी हो गई? 2L। क्लियर है ये बात? ये बात तो क्लियर है ना? अगर इसके हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें, अगर इसकी लेंथ L थी तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NL हो जाते थे। अब इसकी लेंथ कितनी है? 2L, तो इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? 2L इंटू N, दैट इज 2NL। ये चीज आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए भी हाथों हाथ बता दी। ठीक है, ये सोलेनॉइड नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको मैंने एक्सिस से काट दिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? इस सोलेनॉइड में हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, और जो ये नंबर ऑफ टर्न्स है सबका जो रेडियस है, चाहे आप इस वाले टर्न की बात करो, चाहे इस वाले टर्न, चाहे इस वाले, चाहे इस वाले, जिस भी टर्न की बात करोगे उसका जो रेडियस, उसका सेंटर से इसके इस टर्न तक का जो डिस्टेंस है वो मुझे कितना लेना है? उतने ही लेने की कोशिश करूंगा जितना इसका लिया है। तो यहां से यहां तक का जो इसका डिस्टेंस है वो भी मैंने क्या ले लिया? ए ले लिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अब जैसे कि मैंने एक सिंगल टर्न के लिए किसी एक पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, अब मुझे इस n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसका डिस्टेंस, अगर ये सेंटर पॉइंट है यहां से L, लेट सपोज इस पॉइंट P का डिस्टेंस यहां से, लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट कौन सा? सोलेनॉइड के सेंटर पॉइंट से यहां से इस पॉइंट P का, जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उसका डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने? r। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? अगर एक नंबर ऑफ टर्न की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, बात ध्यान से समझना, एक नंबर ऑफ टर्न की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो इतने सारे नंबर ऑफ टर्न की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? यूजिंग बियोसावा लॉ अगेन। बियोसावा लॉ से ही ये रिलेशन आया था, और हम डेरिवेशन नहीं करनी है, केवल हमें क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, और क्वालिटेटिव स्टडी में हम इसके फॉर्मूले से की मदद से अपना इसका एक फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं देखूं व्हाट इज माय मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, व्हाट इज माय मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? 2 कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ टर्न, यहां पे एक ही था तो कैपिटल N ले लिया, बट यहां पे तो n बहुत सारे हैं, यहां पे n बहुत सारे हैं। अच्छा, अब एक बात, अब जब हम कोई काम बहुत सारे के लिए करते हैं तो हमने यहां पे एक चीज मिस कर दी कि मैं, लेट सपोज dx नंबर ऑफ, यहां पे एक मैंने एक एलिमेंट ले लिया, एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट, उस छोटे से एलिमेंट की जो विड्थ है उसको मैंने dx कह दिया, और उसकी यहां से जो दूरी है, इस सेंटर पॉइंट से जो दूरी है वो x है। ठीक है, जो मैं नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा हूं, मतलब कि इस पोजीशन पे dx नंबर ऑफ टर्न्स है,
मतलब कि ये जो टर्म्स है ना बेटा, मैंने तो बहुत दूर दूर दिखा रखे हैं, बट एक्चुअली इस लेंथ पे ये बहुत सारे टर्म्स हैं, बट इस हिसाब से कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, dx, इतने डिस्टेंस पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। और ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसकी सेंटर लाइन से दूरी x है, ठीक है। तो अगर मैंने ये देखा था कि मेरे पास अगर L लेंथ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, मैं ये बात कर रहा हूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूं। L लेंथ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस फॉर्मूले से इसके लिए फॉर्मूला बनाना है। ये फॉर्मूला तो इसके लिए है, बट मेरे पास यहां पे नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ गए, मैं सोलेनॉइड के लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाला हूं। तो यहां तक मैंने देख लिया, अब नंबर ऑफ टर्न्स की बात आ गई। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है भाई साहब, यहां पे dx नंबर ऑफ टर्न्स है, मुझे नहीं पता कितने हैं, उस नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने कितना एज्यूम किया, dx। अगर l लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो dx लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n इंटू dx लिख सकते हैं। l लेंथ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n, और मेरे पास कितनी लेंथ गिवन है, dx। dx लेंथ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, n इंटू dx। तो यहां पे जो फॉर्मूले में नंबर ऑफ टर्न्स की बात हुई थी, इस फॉर्मूले में इसकी वजह से ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गई, ठीक है। अभी हम केवल एक स्मॉल एलिमेंट की बात करते हैं, तो बियोट-सावर्ट लॉ की मदद से हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो भी छोटी निकलेगी। अगर एक एलिमेंट की वजह से हमें तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे इसकी निकालनी है, बट पहले मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है और इस एलिमेंट को मैं लोअर लिमिट से अपर लिमिट मूव करता जाऊंगा, तो मुझे इस पूरे की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। इंटीग्रेट करेंगे बाद में, ठीक है। अभी केवल वहां से वैल्यू उठा के लेके आ रहे हैं, यहां तक समझ में आ रहा है। तो अगली चीज है आई। इसके अंदर अगर आई करंट फ्लो कर रहा था, तो लेट सपोज इसमें भी आई करंट ही फ्लो कर रहा होगा, करंट के ऊपर ज्यादा झगड़ा नहीं करते हैं। ए क्या है, एरिया। एरिया किसका, इस लूप का एरिया। अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए, मेरे पास जो सारे लूप हैं मैंने कांस्टेंट एरिया के लिए है, जिसका रेडियस सेम है। इसका रेडियस कितना है, ए, और एरिया, इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई ए स्क्वायर। मैंने ए इसलिए लिया है क्योंकि इसके रेडियस को मैंने ए माना था, इसके इक्विवेलेंट मैंने एरिया भी लिख लिया, डिवाइडेड बाय 4 पाई। ये नीचे की ब्रैकेट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे देखो किन दोनों का स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। रिंग सेंटर पॉइंट से रिंग की पेरिफेरी का डिस्टेंस, और यहां से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो रही है। अब आप देखिए यहां से जो रिंग का स्क्वायर है वो तो ए स्क्वायर है, क्लियर शो हो रहा है, ए स्क्वायर की जगह यहां भी ए स्क्वायर है, प्लस में ये एक्स स्क्वायर यहां पे जो दे रखा था, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये क्या है, आर। बट आप कौन से नंबर ऑफ कॉइल के लिए निकाल रहे हो, जो कि डीएक्स पे है। अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर है, हमें एक्चुअली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि अभी हम डीएक्स एलिमेंट के लिए कर रहे हैं। अगर पूरा आर है, यहां से लेके यहां तक एक्स है, तो ये कितना बच जाएगा बेटा, पूरा डिस्टेंस, पूरा देखो पूरा डिस्टेंस आर है, मैं एक छोटा सा एलिमेंट जो कि एक्स की दूरी पे है, इसको ऐसे मान के चल रहा हूं, ये डीएक्स है, तो मैं ये कह रहा हूं ये डिस्टेंस कितना बचा बेटा, आर माइनस एक्स, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये पूरा आर है, यहां से लेके यहां तक ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, आर माइनस एक्स। तो ये जो डिस्टेंस इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टेंस है वो है आर माइनस एक्स। और क्योंकि यहां पे वो केवल एक्स था, उसका होल स्क्वायर हो गया, बट वो वैल्यू यहां पे आर माइनस एक्स है, तो यहां पे उसका स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों की ब्रैकेट क्या है, 3/2। यहां तक समझ में आया है, नहीं अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, अभी बस मैंने पुराने फॉर्मूले को इक्वेट किया है। if I is the amount of current flowing in the solenoid, A is the area of the turn, and total number of turns is equal to 2nl. ठीक है, देखिए, let there be a point P
let there be a point P at which magnetic field dB is to be calculated. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा dx is the width of the coil. dx is the width of the coil which is at a distance x, which is at a distance x from the center. So according to Biot-Savart, dB is equal to this, जो ये है dB is equal to this. अब देखो फिजिक्स का मजाक और फिजिक्स का खेल देखना क्या होने वाला है। हमने बहुत मुशक्कत से ये तो डेरिवेशन करी नहीं, बट अगर ये पार्ट आएगा तो आपको इसको उठा के ही इसका रेफरेंस देना है। पूरी डेरिवेशन इसकी कोर्स में भी नहीं है, पूरी डेरिवेशन इसकी भी कोर्स में नहीं है, तो हमने ये फॉर्मूला वहां से उठाया है। डेरिवेशन नहीं कर रहे, कभी सोचो हम ही करें ना, हम ये डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हमने ये फॉर्मूला सारा यहां से उठा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए अगर मुझे डीबी कैलकुलेट करना है, मतलब कि डीबी तो केवल एक इस स्मॉल एलिमेंट के लिए है, बट मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मुझे डीबी नहीं टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंप्लीट सोलेनॉइड की वजह से आ रही है, इस केवल एक छोटे से एलिमेंट की वजह से नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 म्यू नॉट एन dx i पाई a स्क्वायर बाय 4 पाई ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें कट रही हैं, इस पाई से ये पाई कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, और कुछ कट रहा है क्या बेटा, ये तो ब्रैकेट में ये कुछ नहीं कटेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट केवल उस चीज को करेंगे जो हर पॉइंट पे बदलेगा। हर पॉइंट पे क्या बदल रहा है, हर पॉइंट पे ये x डिस्टेंस बदलेगा। अगर अभी ये एलिमेंट है, थोड़ी देर बाद ये एलिमेंट अगर मैं ये एज्यूम कर लूं तो ये x डिस्टेंस बदल जाएगा। हर पॉइंट पे मैं अपने पहले इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी, फिर सोलेनॉइड के इस हिस्से की वजह से, इस हिस्से की वजह से, इस हिस्से की वजह से, जब मैं अलग अलग पॉइंट की वजह से अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं तो एक्चुअली जो ये x पार्ट है ना मेरे इस इक्वेशन में, ये एक वेरिएबल पार्ट है, तो इसको तो मुझे इंटीग्रेट करना ही है, बट जो मेरे पास कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो म्यू नॉट मेरे पास कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये 2 मेरे पास कांस्टेंट है, बाहर आ गया। नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार जो सोलेनॉइड बन गई वो n मेरे पास कांस्टेंट बाहर आ गया, ये dx मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर रह गया, ये i जो करंट अगर मैं चेंज नहीं कर रहा हूं तो वो भी कांस्टेंट है, वो भी मेरे पास बाहर आ गया। a जो मेरा रेडियस है टर्न का तो वो भी मेरे पास कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ गया। तो मेरे पास म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर न्यूमरेटर में सारा इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब आप कहोगे कि सर इसको भी बाहर ले लो, बट इसको बाहर नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास इस रिलेशन में कौन फंसा हुआ है मेरा। अगर ये अलग अलग होती ना तो मैं इसको बाहर ले सकता था, बट ये एक्चुअली में एक रिलेशन है जिसकी पावर 3/2 है और जिसमें x फंसा हुआ है, तो मजबूरन वश मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर और होल की पावर 3/2। यहां तक समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देखो, अब a तो आपका कांस्टेंट है और ये r और x का आप झगड़ा खत्म करना है पहले हमें। अब देखो r और x में से दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है? r और x में से आपके पास डायग्राम ये रहा, ये r है और ये आपका x है। ध्यान से देखिएगा, r और x में से ज्यादा बड़ा कौन सा है? बेटा देखिए, ये पॉइंट P है, यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट P यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट P यहां भी हो सकता है। ठीक है, मान के चलते हैं, लेट अस सपोज कि दिस पॉइंट P इज वेरी फार।
अगर ये जो P पॉइंट जहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, मान के चलते कि ये पॉइंट बहुत दूर है। अगर ये पॉइंट बहुत दूर है, सब पहले लिख देते हैं, सपोज पॉइंट P इज वेरी फार, और अगर ये बहुत दूर है तो ये वाला रिलेशन देखो, r माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है उसका क्या हो जाएगा। जो चीज देखो, दो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस r है और एक x है। अगर ये पॉइंट P बहुत दूर चला जाएगा तो r बड़ा होगा x बड़ा होगा, r बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि यही डिस्टेंस दूर होता चला जाएगा तो r बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके मुकाबले में जो ये x डिस्टेंस है, x तो ये डिस्टेंस है। मान लो कि आप इस सोलेनॉइड की वजह से 1000 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, बट और सोलेनॉइड आपकी 100 सेंटीमीटर की है, सोलेनॉइड तो छोटी सी आपने ले ली, और उसमें जो x का पॉइंट है वो उससे भी छोटा होगा, बट जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो वो तो बहुत बड़ा है। तो अगर पॉइंट P बहुत दूर है, उस केस में r x से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आई रिपीट, अगर आपका पॉइंट P बहुत दूर है, उस केस में r x से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और फिजिक्स हमें छूट देती है, हम इस x को, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, और जब इसको हम इग्नोर कर देंगे तो मेरे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, ये b, इसको मैं यहां इक्वल टू करके लिख रहा हूं, मतलब इसके बाद ये वाला स्टेप है और फिर इसके बाद ये आया। अगर ये हट जाएगा तो मेरे पास b की वैल्यू क्या रह जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों? क्योंकि x को मैंने अभी नेग्लेक्ट कर दिया, लिख सकते हैं बिकॉज x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। ठीक है, अच्छा, ये जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू थी ना, वो तो यहां पे है ही। यहां तक समझ में आया? अगले स्टेप में देखो, मैंने अपने इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। अब देखो a और r, दो चीज देखो, मेरे पास एक लूप है बेटा, ये देखो, ये लूप, ये पॉइंट है r और ये पॉइंट है a। क्योंकि मैंने ये कहा है इस P पॉइंट इज वेरी फार, अगर P बहुत दूर है तो ये बहुत दूर है, तो उस केस में जो ये डिस्टेंस है ना, जब बहुत दूर की बात होती है ना बेटा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसकी महत्वता खत्म हो जाती है। ये बहुत छोटा है क्योंकि कॉइल का जो रेडियस है वो तो उतना ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। और अगर P पॉइंट बहुत दूर है तो मैं एक बात और लिख सकता हूं A और R के बीच में कि R इज वेरी मच ग्रेटर देन A, और A को मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो अब ये जो मेरी स्टोरी है, जो स्टोरी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की यहां तक आ गई थी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू नॉट NI A स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइडेड बाय, अब क्या बच गया मेरे पास, a को भी इग्नोर कर दूंगा, वो बचेगा r के पावर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, कहानी खत्म नहीं हुई। चलो, हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, कहां तक, हमने अपने इस बड़े से रिलेशन को इस छोटा इतना कर दिया, दो चीजें इग्नोर कर दी, इग्नोर करिए, ये प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं है, बस थ्योरेटिकली हम एक रिलेशन सेटअप करना चाहते हैं, तो हमने a को भी गायब कर दिया वो छोटा मान के, x को भी गायब कर दिया वो छोटा मान के। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, देखो ये है r की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये डिनोमिनेटर में क्या रह गया आपके पास, r की पावर केवल क्यूब रह गई। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट INA स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय r की पावर क्यूब। अब r क्या है, r तो एक कांस्टेंट है ना। अगर मैं इस सोलेनॉइड के लिए इस पॉइंट P पे जिसका डिस्टेंस r है उस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वो पॉइंट तो फिक्स है, एक बार तो वो पॉइंट ले लिया तो वो बदल नहीं रहा है। तो वो इस r को अगर मैं चाहूं तो मैं इसको यहां ले सकता हूं अंदर, तो b की वैल्यू अगर मैं ऐसे चाहूं तो ये हो गई 2r क्यूब, एक स्टेप मैंने खा लिया। अब इंटीग्रेशन मुझे किसकी करनी है, केवल x की। अगर मुझे इस छोटे से एलिमेंट को इंटीग्रेट करना है, बहुत इजी है, बट इंटीग्रेट करके इसकी लिमिट्स क्या आएंगी, इसकी लिमिट मतलब कि इस एलिमेंट को मैं कहां से शुरू करूंगा और कहां तक खत्म करूंगा। तो इसको मैं शुरू करूंगा माइनस एल, मतलब कि अगर मैं यहां खड़ा हूं तो यहां से यहां तक जाऊंगा तो वो डिस्टेंस है -l, और यहां से यहां तक जाऊंगा
तो वो है प्लस एल, क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में गए तो माइनस एल, इस डायरेक्शन में गए तो प्लस एल, जब भी तो उसकी टोटल लेंथ कितनी आ गई 2l, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप l माइनस ऑफ माइनस एल करोगे तो आपके पास आएगा 2l, यही हमने इसका डिस्टेंस ले रखा है जो इसकी लेंथ है 2l। तो अब जो इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आएगी माइनस एल से एल। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, अगर मैं dx को इंटीग्रेट करता हूं तो सिंपल आंसर है उसका इंटीग्रेशन करके x आ जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर बाय 2r क्यूब, और इसको इंटीग्रेट करके आ गया x। अब लिमिट लगाएंगे माइनस एल से प्लस एल, जब इसके ऊपर मैं माइनस एल से लेके प्लस एल की लिमिट लगाऊंगा तो इस x की वैल्यू हो जाएगी, बेटा लिमिट लगाने आपको आनी चाहिए, म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर बाय 2r क्यूब, यहाँ पे क्यूब है तो इसकी लिमिट आ जाएगी अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है हमेशा जब भी लगती है। अपर लिमिट क्या है l, माइनस लोअर लिमिट क्या है माइनस एल, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एल प्लस एल क्या हो जाएगा 2l। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर बाय 2r क्यूब इंटू 2l। ठीक है, लिखो इसको यहां तक, फिर इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। अब ये यहां पे मेरे पास एक रिलेशन आ गया, अब इसमें से मुझे कुछ चीजें एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी अगर मुझे एक फाइनल रिलेशन सेटअप करना है तो। बेटा ध्यान से देखिए, n इंटू 2l दिख रहा है, वो n इंटू 2l किसके बराबर है कैपिटल N के। अब देखो यहां पे n इंटू 2l किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल N के। तो अगर मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहूं, मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई, और इस n इंटू 2l की जगह मैं कैपिटल N लिख देता हूं। इस कैपिटल N की जगह अब मेरे पास क्या बचा ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। ठीक है, इसके बाद का स्टेप था। अब उसके बाद एक छोटी सी एडजस्टमेंट है जो हम अपना आंसर लाने के लिए कर रहे हैं। क्यों, हमारे पास जो कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड वाला वो क्या है एक्चुअली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी वैल्यू मुझे 10 की पावर माइनस 7 पता है ना। तो अभी यहां पे 4 पाई गायब दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अगर अपनी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे कर दूंगा 4 पाई से या 2 पाई, यहां 2 तो है ही, तो इसको अगर मैं 2 पाई से डिवाइड अगर डिवाइड करूंगा तो 2 पाई से मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा मेरे पास आ जाएगी म्यू नॉट 2 इंटू 2 पाई, नीचे वाला तो क्या हो गया 4 पाई इंटू आई इंटू एन इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये ऐसे बच गया बेटा। ठीक है, अब ये जो मेरे पास है पाई ए स्क्वायर, ये पाई ए स्क्वायर, ये पाई ए स्क्वायर क्या है इसका एरिया जो सबसे पहले यहां पे मैंने लगाया था। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको एरिया फिर से कह सकता हूं, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू एन इंटू ए इंटू 2, ये 2a रह गया, इसको मैंने पहले ले लिया कांस्टेंट, होल डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब ये NIA ये नई चीज नहीं है, ये हमने गैल्वेनोमीटर में NIA एक चीज पढ़ी थी, एंड दिस NIA वाज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ऐसी चीज है जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल एक मैग्नेटिक फील्ड में एक टॉर्क महसूस करता है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, वो जो आपकी क्वांटिटी थी। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात याद हो, P इज इक्वल टू 2Q इंटू एल, ऐसे ही हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हमने कैपिटल M से कहा था, और ये वैल्यू NIA, ये वैल्यू मैंने किसके बराबर कर दी थी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंटू आर क्यूब। अब याद करो, अगर आपके पास, ध्यान से याद रखना, अगर आपके पास एक डाइपोल था, एक डाइपोल प्लस चार्ज माइनस चार्ज, और आप उसके एक्सियल पॉइंट पे क्या कैलकुलेट कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू क्या थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। ये वही केस बन गया, आपके पास एक सोलेनॉइड है
और आप उसके एक पॉइंट P जो कि उसका एक्सियल पॉइंट है उस पे क्या कैलकुलेट कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही आ रहा है। ये क्या है आपका, परमिटिविटी, ये क्या है आपका, परमिएबिलिटी। R³ 2P 2M, ये जो 2M है और जो एक 2P है ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड ये है आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, विच शोज दैट कि जो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ये किसी एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से बनी है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से बनी है। और ऑब्वियसली कि ये जो आपका सोलेनॉइड था इसके पास एक नॉर्थ पोल था और एक साउथ पोल था, तो ये क्या है, डाइपोल है जिसकी अपनी एक फिक्स लेंथ है। और एक डाइपोल जिसके पास अपनी फिक्स लेंथ होती है वो क्या होता है, ये मेरे पास ये एक बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये इसकी अपनी फिक्स लेंथ 2L। दो मैग्नेट अगर किसी एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे जुड़े हैं तो उसको मैं क्या कहता हूं, एक मैग्नेटिक डाइपोल। दो मैग्नेट, दो पोल्स अगर एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे जुड़े हैं, वैसे ही दो चार्जेस अगर एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे जुड़े हैं उनको मैं क्या कहता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही दो पोल अगर किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे जुड़े हैं उनको मैंने कहा मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल की जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी एक्सियल पॉइंट पे, उसको अगर कंपेयर करूंगा तो वो मेरे इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी ही है। और जब मैंने देखा कि अगर मैंने इसको जो कि एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स डिस्टेंस पे है, और जब उसकी मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली तो वो भी पूरी तरीके से इससे रिजेंबल कर रहा है। अब इससे रिजेंबल कर रहा है तो इसमें एक कहानी और है। एक कहानी ये है बेटा कि जैसे कि ये मेरे पास एक आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल में जो ये पोल्स है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसे कि आपके पास चार्ज होती है, मैं चार्ज भी यहां पे बना देता हूं, दोनों के बीच में 2L का डिस्टेंस है। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1/4 पाई, कितनी होती है, 2P/R³, वेयर P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नहीं, 2P तो ट्वाइस हो गई एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल की ट्वाइस होती है। ऐसे ही जब मैं इसके लिए भी इस पॉइंट पे निकालूंगा तो मुझे इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट चाहिए, और जो ये डाइपोल मोमेंट P होता है ये होता है 2Q इंटू L या 2L इंटू Q। 2L क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और Q या तो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया या इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। कहानी समझा रहा हूं कि ये कैसे आया था। अब ये आया तो सारी जो मैग्नेट की थ्योरी है इसके ऊपर बेस्ड है। अगर मैं किसी एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकालूं तो वो किसके बराबर होगी, वो भी अगर मैं इसका डाइपोल मोमेंट, अगर ये एक डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट होता है तो ऐसे ही बार मैग्नेट भी एक डाइपोल है, वो मैग्नेटिक डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा, उनके फिक्स्ड डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय जो इसका मैग्नीट्यूड होगा। इसका मैग्नीट्यूड होती है पोल की स्ट्रेंथ, दैट इज 2L इंटू M। तो ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि 2L इंटू M के बराबर है। और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से जब इसके लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी वो आएगी आपकी μ0/4 पाई इंटू 2M/R³, वेयर दिस M इज नथिंग बट दिस। ये बार मैग्नेट के लिए है। जब एक बार मैग्नेट को मैंने कंपेयर करके देखा, या अगर मैंने एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करके देखा, उन दोनों की अगर मैंने एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकाली तो ये आ रही थी। ये बार मैग्नेट की आई है जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल 2L इंटू M है। बट अभी मैंने क्या निकाली, मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की नहीं निकाली, ये किसकी है, सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड की भी सेम टू सेम बार मैग्नेट जैसी आ रही है, तो मैं यह कह सकता हूं कि दिस बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ सोलेनॉइड। इसीलिए उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेम आती है। सही है, नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।